अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 जर्नी टू ताइफ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें, इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पेपर के हवाले से, उन चीज़ों के बारे में मालूमात होना इंतहाई ज़रूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने जहन में रखनी है, वो सिनोनिम्स हैं जो कि पेपर के अंदर जो है वो आएंगे। तो जो सिनोनिम्स मैं साथ साथ लिखवाता जाऊँ, उनको अच्छे तरीके से आपने जो है वो राइट डाउन करते जाना है और तैयार करना है। उसके अलावा जो चीज़ आ सकती है वो क्वेश्चन आंसर हैं। हमारे क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर जो है शॉर्ट आंसर आपने लिखने होंगे। इसके अलावा जो चीज़ इस पेपर के अंदर जो है वो आ सकती है वो शायद प्रेपोजिशन या करेक्शन का सेंटेंस आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो प्रेपोजिशन और करेक्शन के सेंटेंसेस जो है वो एक्स्ट्रा नोट्स से ही आते हैं हमारे पास, या वो एक्सरसाइज जो ग्रामर एंड कंपोजिशन के अंदर दी गई होंगी वहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो उठाएगा। तो सिनोनिम्स और शॉर्ट आंसर्स, ये दो चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर आपने सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इस चैप्टर को पढ़ते हुए करना है। जर्नी टू ताइफ, अब पहले टाइटल हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जर्नी का मतलब होता है सफ़र, और टू की जानब ताइफ, ताइफ एक जगह का नाम है अरब के अंदर। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ था जब वो ताइफ के सफ़र पर रवाना हुए थे। तो वहाँ पर उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। ताइफ का जो वाक़या है, उसका जो सफ़र है, उसको इस चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस किया गया है। अब जर्नी जो है वो नाउन है, टू हमारे पास प्रेपोजिशन है, और ताइफ जो है ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है। तो अगर हम इसको कुल मिला के इकट्ठा पढ़ेंगे तो फिर ये हमारे पास जर्नी टू ताइफ ये एक नाउन फ्रेज़ बनता है। फ्रेज़ क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, ये हमारे पास एक अलग प्लेलिस्ट इस चैनल के ऊपर मौजूद है। आप उसको जो है वो सर्च कर सकते हैं और उसकी डिटेल जो है मालूम कर सकते हैं। इसके राइटर के बारे में देखिए, सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी। ये एक बहुत ही मशहूर इस्लामिक स्कॉलर थे इंडिया के अंदर। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके बरेली के अंदर ये पैदा हुए, और उत्तर प्रदेश के इलाके बरेली के अंदर ही इनकी डेथ हुई। इनकी पैदाइश 1913 में है और इनकी जो डेथ है वो 1999 है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही होगी और उनकी तस्वीर भी शो हो रही होगी। अब यूनिट नंबर 1 के अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास लर्निंग आउटकम्स देखते हैं हम। लर्निंग आउटकम्स के अंदर क्या आता है, बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट, इस यूनिट के आखिर तक द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स काबिल हो जाएंगे किस चीज़ के, लिसन टू टेक्स्ट एंड क्रिटिकली एनालाइज सिचुएशंस इवेंट्स, कि जो सिचुएशंस होंगी, इवेंट्स होंगे, उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना आ जाएगा बच्चों को, और उनका जो टेक्स्ट है उसको सुनना, उसको पढ़ना, उसको समझना, ये चीज़ जो है बच्चे जो है ये उसका एम है कि इस चैप्टर के एंड के ऊपर जब आप इसको ख़त्म कर लें तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, अप्रोप्रिएट पिच एंड वॉइस वेरिएशन सूटेबल फॉर फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल टेक्स्ट। फिक्शनल टेक्स्ट ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल जिसके अंदर कहानियाँ वगैरह लिखी जाती हैं, और जो नॉन फिक्शनल होता है ये ऐसे राइटिंग आ जाए या न्यूज़पेपर्स के अंदर हमारे पास जो अखबारात आती हैं उसके अंदर जो खबरें होती हैं, तो वो नॉन फिक्शनल टेक्स्ट होता है। तो उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करना, और अप्रोप्रिएट पिच, पिच जो होती है उसका, और उसके अंदर जो वेरिएशंस का ख्याल रखना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो बताई गई हैं जिनके ऊपर आपने फोकस जो है वो करना है। आस्क एंड आंसर हायर ऑर्डर क्वेश्चंस टू गाइड असेस रीडिंग। E.G, अब ये देखें E.G एक लैटिन फ्रेज़ है, एग्जाम्पली ग्रेशिया। ये लैटिन फ्रेजेस क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, इसमें इसका मतलब है फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर। बाकी लैटिन फ्रेजेस कौन से होते हैं, इसी चैनल के ऊपर एक लैटिन फ्रेजेस की जो है वो डिटेल एक प्लेलिस्ट मौजूद है जिसके अंदर 15 से 20 लैटिन फ्रेजेस को डिस्कस किया गया है। आप उसको जो है वो जाके देख सकते हैं। तो E.G मीन्स फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, वाई इज़ द ऑथर सेइंग दिस राइट नाउ, कि ये ऑथर ने ये बात क्यों कही, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन करने आने चाहिए, हाई ऑर्डर बड़े क्वेश्चन करने आने चाहिए कि ये अगर राइटर ने ये बात लिखी है तो ये क्यों लिखी है, इस लम्हे पे ऊपर क्यों लिखी है, वाई डिड द ऑथर चूज़ दिस वर्ड, इस लफ्ज़ का इंतखाब क्यों किया है, हाउ इज़ दिस डिफरेंट फ्राम व्हाट आई रेड समवेयर एल्स, मैंने कहीं और इसके बारे में जो चीज़ पढ़ा था ये उससे डिफरेंट कैसे है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। मतलब कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपको अच्छे क्वेश्चन करने जो है वो आने चाहिए, सीखना चाहिए। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ़, अगर यूँ होता तो फिर क्या होता, तो इस तरह के क्वेश्चन भी। व्हाट वुड आई यू डू इफ़, अगर तुम होते इस सिचुएशन में तुम क्या करते, मैं होता तो मैं क्या करता। ये सारी सिचुएशन जो हैं वो आपको क्वेश्चन जो हैं बड़े रैंक के क्वेश्चन, बड़े ऑर्डर के क्वेश्चन जो हैं, जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन होते हैं वो करने आने चाहिए। उसके बाद कंप्रीहेंड एंड यूज़ कंटेम्प्रेरी इडियम्स एंड प्रोवर्ब इन डिफरेंट टेक्स्ट एंड इन देयर स्पीच। तो कहीं इडियम का इस्तेमाल आ गया है, कंटेम्प्रेरी कहते हैं जदीद, मॉडर्न दौर के अंदर। इस दौर के अंदर जो इस्तेमाल होने वाली इडियम्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको आनी चाहिए। प्रोवर्ब्स, कहावतें हैं जो टेक्स्ट के अंदर यूज़ होती हैं, उनका पता होना चाहिए। और लास्ट में प्रोड्यूस क्लियर एंड कोहेरेंट राइटिंग। आखिर में आपने जब चैप्टर पढ़ लेना है तो आप इस काबिल हों कि आपने एक राइटिंग, एक पैराग्राफ आप लिख सकें जिसके अंदर इन विच द डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल एंड अप्रोप्रिएट टू द टास्क
पर्पस एंड ऑडियंस, जिसके अंदर 3-4 बातें होनी चाहिए कि उसकी डेवलपमेंट सही होनी चाहिए। मतलब आप जो है कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए, ऑर्गेनाइज फॉर्म के अंदर होना चाहिए, और उसका स्टाइल, उसकी टोन, उसकी पिच जो है वो, उसका अल्फाज का चुनाव वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, जो भी आप टॉपिक लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। उसका पर्पस क्या होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लिख किन के लिए रहे हैं। तो जो राइटर होता है उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि उसने ये बात किसके लिए कही है। तो ऑडियंस को सामने रखते हुए कोई भी राइटर अपनी बात जो है वो लिखता है। तो ये लर्निंग आउटकम्स थी जो यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, ताकि जब चैप्टर आप ख़त्म कर लें तो आपको इन चीज़ों के बारे में भी मालूमात जो है वो होनी चाहिए। ये एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है प्री रीडिंग, मतलब पढ़ने से पहले आप जो टीचर होता है वो क्वेश्चन कर सकता है, वाई आर पेशेंस एंड फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट इन रिस्पॉन्स टू अनफेयर ट्रीटमेंट, कि जो सब्र है और माफ़ कर देना, अगर कोई आपके साथ ज़्यादती करे तो ज़्यादती के मुकाबले में आप माफ़ कर दें और सब्र करें तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसकी क्या अहमियत होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट द जर्नी ऑफ ताइफ, कि चैप्टर को पढ़ने से पहले आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप ताइफ के सफ़र के बारे में क्या जानते हैं, कि पहले उनके बच्चों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है इसके बारे में। एंड वाई इज़ इट कंसिडर्ड एंड इम्पोर्टेंट इन द लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ये वाक़या क्यों अहम है। तो ये आप बच्चों से जो क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है हो गया। अभी हम पहले चैप्टर की ट्रांसलेशन जो है वो शुरू करने लगे हैं। तो स्टार्ट के अंदर मैं बताता चलूँ, जो भी हम ट्रांसलेशन शुरू करेंगे जिस भी पैराग्राफ की, शुरू के अंदर उस वीडियो में स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्चर्स की फॉर्म के अंदर उस पूरे पैराग्राफ के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनके उर्दू मीनिंग और 2 या 3 सिनोनिम्स भी लिखे हुए नज़र आ जाया करेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके उन सिनोनिम्स को राइट डाउन कर सकते हैं, उर्दू मीनिंग को लिख सकते हैं, ताकि हमें बाद के अंदर जो है वो चलकर आसानी हो और हम बार बार इस चीज़ के ऊपर ना रुकें। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको फर्स्ट पैराग्राफ के जो है सिनोनिम्स नज़र आ रहे होंगे, आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख सकते हैं। अभी हम पहला पैराग्राफ शुरू करेंगे इसकी ट्रांसलेशन। तो कहता है दिस जर्नी, ये सफ़र, मतलब ये वाला सफ़र कौन सा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ की जानब किया था। हैज़ अ यूनिक प्लेस, इसका एक मुनफरिद मकाम है। यूनिक कहते हैं ख़ास, मतलब इसकी ख़ास जगह है, एक मुनफरिद मकाम है। कहाँ पर, नॉट ओनली, ना सिर्फ इन इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामी तारीख़ के अंदर, बट लेकिन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड, बल्कि इंसानियत की तारीख़ में एज़ अ होल, मजमूई तौर पर। यानी कि ये जो वाक़या है, ये जो सफ़र का वाक़या है, ये जो सफ़र था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ना सिर्फ इस्लाम की 1500 साल की तारीख़, बल्कि मजमूई तौर पर जो इंसानियत की तारीख़ है आज तक जितनी भी, उस पूरी तारीख़ में इस वाक़े को अहम मकाम हासिल है। तो पूरी लाइन की ट्रांसलेशन हम यूँ कर सकते हैं, ये सफ़र ना सिर्फ इस्लामी तारीख़ में बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख़ में एक मुनफरिद मकाम रखता है। अगली लाइन देखिए, नॉट बिफोर, नॉट नहीं, बिफोर पहले, हैड मैनकाइंड ऑब्जर्व्ड, मैनकाइंड इंसानियत, ऑब्जर्व मुशाहिदा करना, इससे पहले इंसानियत ने मुशाहिदा नहीं किया था। किस चीज़ का, सच मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी कहते हैं सखावत या आला ज़रफ़ी, इस आला ज़रफ़ी का, किसकी, ऑफ करैक्टर, किरदार की, यानी किरदार की ऐसी आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा पहले इंसानियत ने नहीं किया था कि इतना अच्छा किरदार किसका हो सकता है, इंसानियत ने कभी पहले ऑब्ज़र्व नहीं किया था, कभी उसका मुशाहिदा नहीं किया था। ऑन दी वन हैंड, एक जानब, मतलब एक तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो है वो आला किरदार का नमूना पेश किया गया। एंड डिलिंक्वेंसी, डिलिंक्वेंसी कहते हैं मिसकंडक्ट को, गुमराही को। एंड डीजनरेशन, और डीजनरेशन कहते हैं अखलाकी ज़वाल, ऑफ अ सोसाइटी, मुआशरे का। ऑन दी अदर, दूसरी जानब, और दूसरी जानब मुआशरे का अखलाकी ज़वाल और गुमराही, मतलब एक तरफ इंसानियत मुशाहिदा कर रही है किस चीज़ का, किरदार की उस आला ज़रफ़ी का। तो पूरी लाइन का तर्जुमा यूँ बनेगा, इससे पहले इंसानियत ने एक तरफ किरदार की ऐसी अज़मत और दूसरी तरफ किसी मुआशरे की ऐसी गुमराही और अखलाकी ज़वाल का मुशाहिदा नहीं किया था। इट हाईलाइट्स, ये नुमायाँ करता है, इट से क्या मुराद है, ये सफ़र, ये वाक़या, ये नुमायाँ करता है किस चीज़ को, द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, रूहानी ताकत को, एंड द पावर ऑफ इंडोरेंस, और क़ुव्वत बर्दाश्त को, मतलब बर्दाश्त की या सब्र की जो ताकत है उसको। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इन द फेस, फेस कहते हैं सामना करना, सामना करते हुए किस चीज़ का, ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग, शदीद तकलीफ़ों का, मतलब जो शदीद तकलीफ़ों का सामना करते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 2 चीज़ों को जो है वो ज़ाहिर किया, या इस वाक़े ने उनकी 2 चीज़ों को ज़ाहिर किया। कौन कौन सी चीज़ें, एक रूहानी क़ुव्वत और दूसरा सब्र की ताकत। तो पूरी लाइन का हमारे पास ये तर्जुमा यूँ बनेगा, ये सफ़र हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुसीबतों और तकालीफ़ के मुकाबले में रूहानी क़ुव्वत और सब्र की ताकत को नुमायाँ करता है। अभी दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे, तो इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और उनका उर्दू मीनिंग आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, इनको राइट डाउन कर लें। अभी शुरू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। कहता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरटुक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अंडरटुक मीन्स इख्तियार करना, शुरू करना,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया या इख्तियार किया क्या चीज़, दिस जर्नी, इस सफ़र को, इन द ईयर 619 एंड 620 CE से मुराद कॉमन इरा है, या इसको AD एनो डोमिनी भी कहा जाता है, मतलब जिस साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी उसी साल को, 619-620 ईस्वी के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र 619-620 ईस्वी में शुरू किया या इख्तियार किया। ड्यूरिंग द 10th ईयर ऑफ हिज नबूवत प्रॉफिटहुड, अपनी नबूवत के 10वें बरस, I.E, इसका मतलब होता है इड एस्ट। ये एक लैटिन फ्रेज़ है। लैटिन फ्रेज़ क्या होते हैं और किस तरह उनके मीनिंग्स यूज़ होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसके बारे में पूरी लिस्ट जो है इसी चैनल के ऊपर जो पढ़ी, आप वहाँ पर जाके देख भी सकते हैं। लेकिन I.E का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, या दूसरे अल्फाज में अबाउट 3 ईयर्स बिफोर, तकरीबन 3 बरस पहले, किस चीज़ के, हिज ग्रेट माइग्रेशन। ग्रेट माइग्रेशन मीन्स के जो माइग्रेशन टू मदीना, हिजरत मदीना के 3 साल पहले। तो ये जो हिजरत मदीना हुई थी ये उससे 3 साल पहले जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र जो है वो इख्तियार किया था। तो पूरी लाइन का तर्जुमा हमारे पास जो है वो यूँ बनेगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सफ़र 619-620 ईस्वी में अपनी नबूवत के 10वें साल में, यानी हिजरत मदीना से तकरीबन 3 साल पहले इख्तियार किया। दोज वर, वो थे, द मोस्ट क्रूशल, इंतहाई अहम, एंड क्रिटिकल, और नाजुक ईयर, साल, मतलब वो जो साल थे वो इंतहाई अहम भी थे और नाजुक भी थे, ऑफ हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी के। बिकॉज, क्योंकि, बोथ ऑफ हिज वेल विशेस, क्योंकि उनके दोनों खैर खा, हज़रत अबू तालिब एंड हज़रत खदीजतुल कुबरा, मतलब हज़रत अबू तालिब उनके चचा थे, हज़रत अली के वालिद, और हज़रत खदीजतुल कुबरा उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी। तो दोनों ही जो खैर खा थे, हैड लेफ्ट, वो चले गए या छोड़ गए, फॉर देयर हेवनली होम्स, अपने आखरत के घरों के लिए। हैड लेफ्ट फॉर देयर हेवनली होम्स, वो आखरत के लिए कूच कर गए, या वो इंतकाल कर गए, या वो दुनिया छोड़ गए। तो यहाँ पर उसने एक यूफेमिज्म यूज़ किया गया है डाइड की बजाय। डाइड एक हार्श वर्ड है, सख्त लफ्ज़ है, उसकी बजाय उसने एक सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ किया है, लेफ्ट फॉर देयर हेवनली होम्स। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है यूफेमिज्म की, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। यूफेमिज्म क्या होता है, इसकी डिटेल क्या है, और बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच, तकरीबन 20 फिगर्स ऑफ स्पीच की एक लिस्ट जो है वो इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो पूरी लाइन का तर्जुमा हमारे पास यूँ बनेगा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के नहायत अहम और नाजुक साल थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों खैर खा, हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजतुल कुबरा, इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। देयर वॉज नो ब्रूटैलिटी, कोई ऐसा जुल्म ना था, विच, जो द कुरैश ऑफ मक्का, कुरैश मक्का ने, हैड नॉट परपेट्रेटेड, परपेट्रेट कहते हैं नाफिज करना, अप्लाई करना, जो उन्होंने नहीं ढाया था या नाफिज नहीं किया था, ऑन हिम, उन पर, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज सहाबा, और आपके सहाबा, मतलब आपके जो दोस्त थे उन पर। तो इस पूरी लाइन का तर्जुमा यूँ बनेगा, कुरैश मक्का की तरफ से कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़वानुल्लाहि अजमईन के ऊपर ना ढाया गया हो। दे हैड टू फेस, उन्हें सामना करना पड़ा, स्वेर शदीद, बाइकॉट, बाइकॉट का मतलब होता है मुकातिया, यानी कतई ताल्लुकी, बाइकॉट का बाइकॉट भी कर सकते हैं आप। उन्हें शदीद बाइकॉट का सामना करना पड़ा, ब्लॉकेड, ब्लॉकेड कहते हैं नाकाबंदी, और नाकाबंदी का, एंड इकोनॉमिक सैंक्शन, सैंक्शंस इकोनॉमिक कहते हैं मुआशी, और सैंक्शंस कहते हैं पाबंदियाँ, और मुआशी पाबंदियों का मतलब उनका बाइकआउट भी कर दिया गया, उनके ऊपर नाकाबंदी भी की गई, और उनके ऊपर मुआशी पाबंदियाँ भी लगा दी गई, तजारत के हवाले से भी पाबंदियाँ लगा दी गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इम्पोज्ड, ये कायम की गई या नाफिज की गई, बाय द कुरैश, कुरैश की जानब से। अब पूरी लाइन का तर्जुमा हमारे पास यूँ बनेगा, उन्हें कुरैश की जानब से नाफिज की गई शदीद बाइकआउट, नाकाबंदी और मुआशी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। लाइफ इन मक्का बिकेम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लाइफ इन मक्का, मक्का में ज़िंदगी, बिकेम बन गई या हो गई, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, तकरीबन नामुमकिन, मक्का में ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन हो गई, मतलब पाबंदियाँ इतनी ज़्यादा लग गई थी कि वहाँ पर रहना जो है वो मुहाल हो गया था। ही वॉज हाईली इन नीड, उनको सख्त ज़रूरत थी, किस चीज़ की, ऑफ स्पिरिचुअल पीस, रूहानी सुकून की, कंसोलेशन, कंसोलेशन कहते हैं दिली तसल्ली की, एंड मॉरल सपोर्ट, और अखलाकी हमायत की। मतलब ऐसे मुश्किल वक्त के अंदर उनको ये 3 चीज़ों की ज़रूरत थी, एक रूहानी ताकत भी होनी चाहिए, और कोई जो है वो दिली तसल्ली के लिए भी कोई होना चाहिए, और अखलाकी तौर पर हमायत करने वाला भी कोई होना चाहिए। किस काम के लिए, टू डिलीवर, पहुँचाने के लिए, हिज मैसेज, अपना पैगाम, ऑफ तौहीद, तौहीद मीन्स के वहदानियत का, यानी वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के एक होने का, यानी अल्लाह ताला के एक होने का जो पैगाम है उसको पहुँचाने के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूहानी सुकून, दिली तसल्ली और अखलाकी हमायत की शदीद ज़रूरत थी। दीज वर द कंडीशंस, ये वो हालात हैं इन विच, जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलॉन्ग विद, साथ, हिज अडॉप्टेड सन, अपने मुंह बोले बेटे के साथ, उनका नाम क्या था, हज़रत ज़ैद बिन हारिस, हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ, सेट आउट, रवाना हुए, ऑन फुट, पैदल ही,
टूवर्ड्स ताइफ, ताइफ की जानब, इन द बर्निंग हीट, जलती हुई धूप के अंदर, ऑफ द सन, सूरज की। सारी लाइन का तर्जुमा यूँ करेंगे, ये वो हालात थे जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिस के साथ सूरज की तपती हुई गर्मी में पैदल ताइफ की तरफ रवाना हुए। अभी पैराग्राफ नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले स्क्रीन के ऊपर आपको इस पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स और उनका उर्दू मीनिंग जो है वो नज़र आ रहा है, काइंडली उसको नोट कर लें। ही रीच ताइफ, वो ताइफ पहुँचे, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ पहुँचे। आफ्टर विजिटिंग, जाते हुए, एंड प्रीचिंग, और तबलीग करते हुए, तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत की, टू डिफरेंट ट्राइब्स, मुख्तलिफ कबीलों को, रिजाइडिंग, जो रह रहे थे, बिटवीन मक्का एंड ताइफ, ताइफ और मक्का के दरमियान। सारी लाइन की ट्रांसलेशन बनेगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और ताइफ के दरमियान आबाद मुख्तलिफ कबाइल के पास जाकर उन्हें तौहीद का पैगाम पहुँचाते हुए ताइफ पहुँचे। मतलब मक्का से जब ताइफ की तरफ जा रहे थे, दरमियान में जितने भी इलाके आते गए तो वहाँ पर मुख्तलिफ कबीले जो रहने वाले थे उनको अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते हुए आगे की जानब जो है वो बढ़ते चले जा रहे थे। ही वॉकड ऑन फुट ऑल द वे, ही वॉकड, वो चले, ऑन फुट, पैदल, ऑल द वे, तमाम रास्ते पर। उन्होंने पूरा सफ़र, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा सफ़र पैदल तय किया। द ट्राइब ऑफ बनु सकीफ़, ये कबीले का नाम है बनु सकीफ़। तो बनु सकीफ़ का जो कबीला था, रिजाइडेड इन ताइफ, रिजाइड होता है रहना, इन ताइफ, वो ताइफ में रहता था। ताइफ में बनु सकीफ़ का कबीला रहता था, या ताइफ में बनु सकीफ़ का कबीला आबाद था। द ग्रीनरी एंड द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ ताइफ, सब्ज़ा और ठंडी आबो हवा, कहाँ की? ऑफ ताइफ, ताइफ की, मतलब जो ताइफ का इलाका था, ये जो शहर था, उसकी आबो हवा भी ठंडी थी और वहाँ पर सब्ज़ा भी बहुत ज़्यादा था, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। विच वर रेयर इन अरेबिया, जो कि अरब में बहुत कम थी। मतलब ताइफ में सब्ज़ा और ठंडी आबो हवा जो अरब के अंदर बहुत कम थी, मतलब बाकी अरब के इलाके में बहुत कम पाई जाती थी। हैड मेड देम वेरी प्राउड, मतलब इन दो चीज़ों ने उनको मगरूर बना दिया था। यानी इन दोनों चीज़ों ने वहाँ के रहने वाले इलाके को, बनु सकीफ़ के जो कबीला था उसको क्या कर दिया था, वहाँ के रहने वाले लोगों को क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा मगरूर बना दिया था। तो सारी लाइन की ट्रांसलेशन यूँ होगी, ताइफ के सब्ज़ा और ठंडी आबो हवा जो अरब में इंतहाई कम थी, उसने इनको मगरूर बना दिया। अब्दियल लैल, ये एक बंदे का नाम है, मसूद एंड हबीब, ये तीनों भाई थे, ये उनके नाम हैं। द चीफ्स ऑफ द सिटी, जो शहर के सरबराह थे, वर ब्रदर्स, वो भाई थे। अब्दियल लैल, मसूद और हबीब जो शहर के सरबराह थे, आपस में भाई थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेट देम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले, फ़र्स्ट पहले, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले उनसे मिले, एंड डिलीवर्ड, और पहुँचाया, देम उनको, द मैसेज ऑफ इस्लाम, इस्लाम का पैगाम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पहले मुलाकात की और इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, कर्टली, कर्टली का मतलब होता है रूडली, बदतमीज़ी के साथ, ये सख्त लहजे में। उनमें से एक ने सख्त लहजे में कहा, आई विल शेव माई बियर्ड, मैं अपनी दाढ़ी मुंडवा दूंगा, इन फ्रंट ऑफ काबा, काबा के सामने, इफ़ यू वर अपॉइंटेड, अगर आप मुंतखब हुए हैं, अ मैसेंजर, एक नबी के तौर पर, रसूल के तौर पर, बाय अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। तो उसने बदतमीज़ी करते हुए क्या कहा कि मैं काबा के सामने अपनी दाढ़ी मुंडवा दूंगा अगर अल्लाह ताला ने आपको पैगम्बर के तौर पर मुंतखब किया। दी अदर ब्लर्टेड आउट, ब्लर्टेड आउट का मतलब होता है बेसाख्ता बोलना, बिना सोचे समझे बोलना, अचानक बोलना। तो दूसरा बेसाख्ता बोल उठा, डिडंट गॉड फाइंड एनी वन बेटर देन यू, क्या खुदा को आपसे ज़्यादा बेहतर कोई इंसान नहीं मिला था? हु डू नॉट हैव इवन अ हम्बल एनिमल टू राइड, जिसके पास कोई सादा सा जानवर भी सवारी के लिए नहीं है। मतलब उसने भी आगे से बदतमीज़ी की और उसने कहा कि क्या खुदा के पास कोई और इंतखाब नहीं था जो बेहतर होता, जिसके पास सवारी होती, टू टेक एज हिज मैसेंजर, अपना नबी बनाने के लिए। तो दूसरा बेसाख्ता बोल पड़ा कि खुदा को अपना पैगंबर बनाने के लिए आपसे बेहतर कोई इंसान नहीं मिला था, जिसके पास तो सवारी के लिए मामूली सा जानवर भी नहीं है। मतलब उसने भी जो है वो बदतमीज़ी की और आगे से आपको ये बात जो है वो कही, इफ़ ही हैड टू अपॉइंट अ मैसेंजर, ही से मुराद खुदा ताला की ज़ात। उसने कहा कि अगर उसे, मतलब अगर अल्लाह को अपना नबी मुंतखब करना था, ही शुड हैव सेलेक्टेड, तो उसे इंतखाब करना चाहिए था, अ रूलर और अ चीफ़, एक हुक्मरान का या एक सरबराह का। तो उसने कहा अगर खुदा को अपना नबी मुंतखब करना था तो उसे किसी हुक्मरान या सरबराह का इंतखाब करना चाहिए था। द थर्ड वन एडिड, तीसरे ने बात के अंदर इजाफा किया या तीसरे ने यह कहा, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। बिकॉज इफ़ यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड, क्योंकि अगर तुम खुदा ताला के पैगंबर हो, एज़ यू क्लेम, जैसा कि तुम दावा करते हो, इट इज़ डेंजरस, ये ख़तरनाक बात है, टू रिजेक्ट यूर मैसेज, तुम्हारे पैगाम को झुटलाना। तो तीसरे ने कहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला के पैगंबर हैं जैसा कि आप दावा करते हैं तो आपकी बात को झुटलाना बहुत ख़तरनाक है। बट इन केस यू आर टेलिंग अ लाई, लेकिन अगर बात यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इट डजंट बिफिट मी, तो मेरे लिए मौजू नहीं है या मेरे लिए मुनासिब नहीं है टू टॉक टू अ लायर, कि मैं एक झूठे इंसान से क्या करूं, बात करूं। तो सारी लाइन का तर्जुमा बनेगा, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो तो मेरे लिए मौजू नहीं कि मैं एक झूठे शख्स से बात करूं। तो उसने बात करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोल्ड देम एट द एंड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में उनको बतलाया,
नाउ अब आई ओनली वॉन्ट, मैं सिर्फ चाहता हूँ, यू आपसे, टू कीप योर व्यूज़, कि आप अपने ख्यालात को रखें, टू योर सेल्फ, अपनी ज़ात तक, सो दैट, ताकि अदर्स आर नॉट मिसगाइडेड, ताकि दूसरे गुमराह ना हो। मिसगाइड का मतलब गुमराह होना। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में उनसे कहा, अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने ख्यालात को अपने तक ही रखें ताकि दूसरे लोग गुमराह ना हों।